नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो के माध्यम से लोग बात कर रहे हैं। किसी कारणवश वीडियोस नहीं आ पा रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछली वीडियो से काफ़ी अच्छा रिवीजन कर रहे थे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि आर री एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी है, जो कि री एग्ज़ाम 2023 वाला है, जो कि 2025 में अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, डेट भी आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि भाई 27 जुलाई को अपने को टारगेट रखना है। 27 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक शिफ्ट में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ही प्रश्न पत्र है। मतलब पहले हिंदी का अलग, जीएस का अलग होता था, तो अब एक ही है, एक ही पेपर आपको मिलेगा 200 नंबर का। ठीक, तो एक तरीके से ये अपडेटेड है, मतलब बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। खैर, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को जो तैयारी करनी है किस प्रकार से करनी है। हालांकि कई लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, किसी कोचिंग के माध्यम से किसी कोचिंग में ज्वाइन हो गए हैं, या अपने कमरे को बिल्कुल लॉक कर दिया अच्छे से, और वो कायदे से जुट चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर एक प्लान होना चाहिए तो क्या एक स्मार्टनेस हम लोग यूज़ करें, या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे हमारा एटलीस्ट प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अप्रैल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, शुरू से। जिसने कौन स्टार्ट करेगा पहले तो ये भी है। अब पूरा रिवीजन प्लान है 140 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा मोटे मोटे 140 दिन बचे हुए हैं, जो कि ठीक ठाक समय होता है। ठीक, और ये एक प्रीलिम्स पार एक सीरीज़ है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इस चैनल पे क्या होगा, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें बात करते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आर का जो री एग्ज़ाम है और न्यू वैकेंसी है, दोनों बात लेके चलेंगे। जो री एग्ज़ाम है ये 2023 वाला है, जो कि जुलाई में हो रहा है। प्रीलिम्स जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर तक मेंस हो जाएगा, यानी कि 2026 स्टार्टिंग में ही नियुक्ति इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका काम खत्म। न्यू वैकेंसी की बात करें तो 2026 में लास्ट में देखने को मिलेगी, और इस पे ARO के पद ज़्यादा होने की उम्मीद है। आर के उतने नहीं होंगे, क्योंकि इस बार आर के बहुत ज़्यादा पद है, तो हो सकता है अगली बार जो आए उसमें आर के कम हो और ARO के ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसकी तो वैकेंसी नहीं आने वाली है बाद में, तो इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। और इस पे अगर मैं पदों की बात कर लूँ तो 411 तो पहले थे, काफ़ी अच्छे खासे पद जोड़ने को, मतलब बात हुई है कि जोड़ने वाले हैं, तो लगभग 550 प्लस के आसपास तो इसमें पद देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आर के हैं, वो भी बता दूँ। ठीक है ना, सेक्रेटरी में आर के हैं। अब बात आती है कि भाई कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का है, लेकिन फिर भी क्योंकि पुरानी भर्ती है तो कंपटीशन की जो काफ़ी भीड़ थी वो बढ़ चुकी है। ये बता दूं, देखो कोई आपको बताएगा नहीं है, लेकिन फिर मैं बता दूं कि काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है। तो कहाँ बढ़ चुकी है भाई, तो बढ़ चुकी है UPP, उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो कि 2023 की वो भी भर्ती थी, जो कि हो चुकी है, नियुक्ति मिल गई, मतलब सॉरी नियुक्ति बोल रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट आ गया। रेलवे और अदर स्टेट। रेलवे में आपको पता है कि टेक्नीशियन की आई थी, ग्रुप डी की आई है, और NTPC है, RPF है, ALP है। ठीक है, ALP की फिर आ रही है कब, अप्रैल में। आपका UPP कांस्टेबल, SI और जेल वार्डन फिर आ रही है कब, अप्रैल में। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वैकेंसीज आपको गिना रहा हूं कि इनमें काफी हद तक लोग जा चुके हैं। ALP की अभी 9000 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो RO के हिसाब से बताएं, RO में जो लोग केवल फोकस किए हुए हैं केवल RO में, तो उनके लिए बेहतर मौका है इस बार, जिनका अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि देखो UPP में हाइट चाहिए, रेलवे में आपको मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी चाहिए, है ना, ALP में आपका थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, अब बाकी UPP में हाइट चाहिए, वही चीज़ है। तो जिसका अभी तक किसी में नहीं हो पाया, इन सभी में, या एलिजिबल नहीं है किसी भी कारण से, चाहे हाइट हो कुछ भी हो, और RO के लिए उसने अप्लाई किया है और RO पे फोकस है, तो उसके लिए बेहतर मौका है।
पिछली बार जब पेपर हुआ था जल्दी, जबकि कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तब जो परसेंटेज था प्रेजेंट वो 60% था, ठीक है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और इस बार बहुत ही कम रहने की उम्मीद है, लेकिन जितनी भी रहने की उम्मीद है उसमें अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है ना। कंपटीशन में कमी नहीं होगी, सोच लो कंपटीशन कमी हो जाए। तो फिलहाल एक टाइप से ये मोटिवेशन है कि कंपटीशन जितना पहले था उससे कम है। खैर, अब वैकेंसीज अब बढ़ चुकी, थोड़ा सा बढ़ी है, ये भी आप मान के चलो। अब बात आती है पढ़ने कैसे। तो पहली बात तो अब पढ़ना नहीं है, पढ़ना काम खत्म हो गया। अगर सोचो कि एग्ज़ाम है, अभी थोड़ा ठीक ठाक टाइम है, तो मैं काम करता हूँ, शुरुआत से उठाता हूँ मॉरवंस। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मॉरवंस मैंने नहीं पढ़ा था, और फिर सीधे डिटेल्ड पढ़ते हैं हम लोग। डिटेल पहले नोट्स बनाएंगे फिर पढ़ेंगे, तो वो ख़त्म हो गया ज़माना, ठीक है ना, टाइम ख़त्म हो गया। जियोग्राफी में आप सोचो कि चलो मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता है, कि मैं पहले देशों के बारे में देखूं, फिर उसके बाद मैं मैपिंग सीखूं, है ना, तो वो टाइम ख़त्म। साइंस में अभी आपको कुछ नहीं पता है, साइंस में आपने नहीं शुरुआत की थी, अब आप शुरू करने चाह रहे हो, तो वो टाइम ख़त्म। अब टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। ये मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिवीजन आपने कितनी बार किया ये इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। और रिवीजन किसका करोगे? जो पढ़ चुके हो भाई, जो पढ़ चुके हो उसी का तो रिवीजन होगा। ऐसा तो है नहीं चलो नई बुक लाए उसका रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, जो आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो सब देखते हैं। सिंपल सा है, आर की एक स्ट्रेटजी मैं सिंपल बता दूं, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस यूज़ ना करके, कि पहले 140 और प्लस 60 नंबर का होता था, तो वो तो अब ख़त्म हो गया, हटाओ। अब 200 नंबर का होगा, जिसमें आपका जीएस और हिंदी एक ही पेपर में आएगा, और सीधे 3 घंटे का पेपर होगा। तो ये आपके लिए या तो प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट, कुछ भी आप सोच सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैठने की आदत 3 घंटे की डालनी पड़ेगी एग्जाम हॉल में, क्योंकि एक प्रेशर रहता है 3 घंटे का, वो आपके माइंड को प्रोसेस करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो हिंदी वाला मिलता था हमें टाइम, जो टाइम मिलता था, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन बनने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है, कोई एक बुक की हुई है, तो आपके 55 नहीं तो मैं 50 प्लस की तो गारंटी लेता ही हूँ, ठीक है। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा नए प्रश्न बनने का स्कोप नहीं है। जो पीवाईक्यू आपने अच्छे से तैयार किया है या एक बुक आपने अच्छे से तैयार की है, तो आप आराम से कर लोगे। और जो हिंदी का टाइम बचेगा, वो कहाँ जाएगा? वो जीएस में जाएगा। और जीएस में भी सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा? रीजनिंग सॉल्व करने में जाएगा, ये बता दूं मैं। क्योंकि जीएस में तो चलो एक बार फिक्स है, क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया नहीं आया, बाद में आ गया तो कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है, जिनको तकलीफ होती है, जिनको दिक्कत होती है रीजनिंग सॉल्व करने में, उतना कैलकुलेशन आ जाता है, दिक्कत होती है, तो उनके लिए टाइम ठीक ठाक मिलने वाला है। क्योंकि आपने हिंदी किया, टाइम बचा, बस आपने उसको इसमें यूज़ कर लिया, ठीक। तो एक तरीके से ये प्लस पॉइंट है, मैं ये कहूँगा। अब बात आती है कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको करना है कोर सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट फोकस करना है। देखो आपको कैसे पढ़ना है, और यहाँ इस चैनल पे क्या होगा वो दोनों बता दूं मैं। पहले एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है ना, एक एक सिलेबस को अच्छे से। तो ये देखिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पहले 3 की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न आता है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न आता है। अब मॉडर्न में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, बस कुछ वीडियोस और बचे हुए हैं लास्ट के, उसको मैं कंप्लीट करा दूं। मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरा थ्योरिकल कंप्लीट हो गया है, थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। अब आप उसको पढ़ो रटो, वो आपकी इच्छा, रिवीजन करना चाहो रिवीजन करो, कुछ भी करना है। एंशियंट और मिडिवल, ये दोनों में आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, ठीक है ना, जितने ज़्यादा मॉडर्न के आते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों से सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। आपको एंशिएंट में मौर्य काल का जो आर्ट एंड कला संस्कृति है काफ़ी अच्छी पता होनी चाहिए, या मिडिवल में जिसने क्या क्या इमारतें बनवाई है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब शासक से बहुत ही कम प्रश्न बन रहे हैं। उन शासकों के शासनकाल में क्या क्या चीज़ें चलती थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स थी,
क्या क्या इमारतें बनी थी, अभिलेख कौन कौन से थे, ये सबसे ज़्यादा इन दोनों पार्ट से पूछा जाता है। जियोग्राफी की बात कर ले तो इंडियन वर्ड तो अलग है ही है, प्लस मैपिंग से ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिलेंगे। इस बार पीसीएस में भी मिले थे, आरओ में भी मिले थे, और इस बार फिर मिलेंगे। मैपिंग का मतलब है कि आपको एक एक लोकेशन पता होनी चाहिए। आपने कहा कि भाई साहब हमने वर्ल्ड जियोग्राफी में पर्वत पढ़े हैं, तो मैं कहूँगा पर्वत को एक एक लोकेट करके पढ़ो, क्योंकि पूछ लेगा पश्चिम से पूर्व पर्वत का क्रम लगाओ या पूर्व से पश्चिम पर्वत का क्रम लगाओ। ये तभी लगा पाओगे आपको पता होगा कि पहले पुर्तगाल आता है, यहाँ से चलने पे कि स्पेन आता है। भाई साहब पहले पुर्तगाल आता है फिर स्पेन आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर। हालांकि मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी काफ़ी अच्छे से कराई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में दिक्कत है, प्लेलिस्ट जाओ आप और वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस खोलिए, उस पर मैंने पूरा मैपिंग बेस बताया हुआ है, इतना सफिशियंट है बस। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिस बार पीसीएस में दे के हक्के बक्के हो गए लोग, वो सभी कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ। इंडियन जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी में जो भी बचा कुचा है इक्का दुक्का वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन शुरू से कोई भी ज़्यादा ना पढ़े कि एक एक शुरू से एक एक पर्वत चोटियाँ शुरू से पढ़ रहे हैं, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फास्ट चलना है, रिवीजन के मूड में चलना है। साइंस से बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का वेटेज बराबर है। कई लोग कहते हैं बायो का वेटेज ज़्यादा होता है, नहीं, तीनों का बराबर है। तीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ल्यूसेंट या जो भी आपके पास हो, ल्यूसेंट प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब हो गया घटना चक्र, ठीक है ना। साइंस में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मली आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में मुझे मैसेज आया कि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ाई है, तो मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी का रिवीजन करवाया था। हाँ, मैंने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया है और ना मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी। क्यों? क्योंकि अब एक एक पॉलिटी बताऊं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइम नहीं बचा है। हाँ, पॉलिटी में ये हो सकता है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जो प्रमुख आयोग से प्रश्न आ जाते हैं लेटेस्ट, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करवा दूं। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं एक एक करके भाग अनुसूचियाँ ये बताऊं, वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। हाँ, लेकिन पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जो भी प्रमुख आयोग होंगे, संवैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग या असंवैधानिक आयोग, जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। यूपी जी के कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बुक लेनी है कोई भी, अब प्लस मैपिंग, क्योंकि यहाँ भी यूपी में भी अब आपको मैपिंग से ठीक ठाक प्रश्न मिलने वाले हैं। एक एक लोकेशन, एक एक आपको पता होना चाहिए कौन सा शहर कहाँ पे है। ये कोर सब्जेक्ट है जहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने यूपी जीके में पीवाईक्यू ही अच्छे से पढ़ लिया, जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं हर विभाग के, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हों, हर आयोग के मतलब, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हों, यूपी पीएससी ने पूछे हों, यूपी पुलिस है ना, यूपी पुलिस आयोग ने पूछा हो, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, तो आपको 8 डिक्टो मिल जाएंगे, फिक्स है। एनवायरनमेंट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि है घटना चक्र। ना तो इसके बाहर क्वेश्चन बना है, और बना है तो वो ज़्यादातर कोई कर ही नहीं पाया। सिंपल सी चीज़ देखो। इकोनॉमिक्स की मैं बात अभी करूँगा। अब मैथ और रीजनिंग, जिसका थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड है, जिसका मैथ थोड़ी बहुत अच्छी है, तो लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से 12 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 12 फिक्स है। 3 क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो, और ये 3 क्वेश्चन जब आप हिंदी सॉल्व कर लोगे, उसके बाद जब फिक्स फिर से करोगे, तो यहाँ से 1-2 प्रश्न फिर सही हो जाएंगे आपके, तो टाइम मिल जाएगा आपको हिंदी के बाद। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहने वाला है अपने नंबर गेन करने के लिए। मैथ और रीजनिंग के जो 15 प्रश्न आने वाले हैं, कुछ नहीं, जितने पीवाईक्यू आ चुके हैं उनको सॉल्व करो। और जो देखो, जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 या 4 ही चैप्टर हैं जहाँ से बार बार आ रहे हैं। तो बस 3-4 चैप्टर हैं, उनको अच्छे से कोई बुक लेके अच्छे से कंप्लीट कर लो, या कोई का यूट्यूब में वीडियो देख लो, काम खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करना है। जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो करना है। बेसिक का मतलब हो गया, चाहे वो बैंकिंग हो, पंचवर्षीय योजनाएं हो,
क्योंकि बैंकिंग से इस बार 3 क्वेश्चन आए थे, पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आए थे। अब बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा आता है करंट अफेयर से, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से। करंट अफेयर के जितने भी आंकड़े अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग आप पढ़ो, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ो और करंट अफेयर पढ़ो, बाकी आपको इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो भाई इकोनॉमिक्स में पहला प्रश्न है कि कितना पढ़ना है, कितना पहले का पढ़ना है, क्योंकि इस बार पीसीएस में तो हक्के बक्के हो गए थे। और दूसरी चीज कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इस बार आय दृष्टि में भरोसा कम हो गया। तो मैं बता दूं भरोसा कम नहीं होना चाहिए, प्रश्न आपके ठीक ठाक पूछे गए थे और आय दृष्टि में आपको मिले भी थे। कितना पढ़ना है, तो भाई मैं कहूँगा अगर जो अच्छा करंट अफेयर माना जाता है वो 1 साल का माना जाता है, लेकिन यूपीपीएससी में मैं बताऊं अगर आप 6 से 8 महीने पहले का 6 से 8 महीने पहले का अगर आप पढ़ लिए, जैसे जुलाई में पेपर है, जुलाई का मत पढ़ो, ठीक है। तो जून तक 8 माह जो है, जून तक जब आपका पढ़ रहा हो बस कंप्लीट कर लो, काम खत्म। इसके पहले का ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 8 महीने का मैंने बताया, जून तक आपको डिटेल्ड पढ़ना है। डिटेल्ड का मतलब है कि एक एक घटना हुई। अभी जैसे मैं बताऊं, जैसे म्यांमार में भूकंप आया, अब म्यांमार में भूकंप आया तो आपको पता है कि भारत ने अभी ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। मैंने अभी टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। अब जो नॉर्मल पढ़ रहा है वो तो पढ़ लेगा, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, म्यांमार में भूकंप आया था। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, म्यांमार में भूकंप आया था, उसकी तीव्रता बताओ। म्यांमार में भूकंप आया था, उसका कब आया था, डेट बताओ कब आया था। दूसरी चीज, यही जियोग्राफी कनेक्ट कर देगा। म्यांमार देखो अब चर्चा में आ गया, तो म्यांमार की सीमा रेखा किससे किससे मिलती है, बस यहीं से आपके जियोग्राफी की भी उठा लेगा, करंट की भी उठा लेगा। अब तीव्रता आ गया तो भाई ये भूकंप जो जियोग्राफी में चैप्टर है वहां से उठा लेगा। ये होता है चीजें। कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं, आप रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हो तो न्यूज़ तो आती रहती है ना, टेलीग्राम पे जुड़े हो इतने, टेलीग्राम पे न्यूज़ आती रहती है, उसको एक कॉपी में नोट करो। और मंथली अगर आप रेगुलर कोई वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, वरना मंथली आप पढ़िए। लास्ट में आय दृष्टि आ जाए या कोई भी साल भर का ले लेंगे, उससे नहीं होने वाला। लास्ट में करंट अफेयर उतना डिटेल्ड नहीं पढ़ पाता, कोई भी प्रेशर रहता है। तो मंथली करंट अफेयर की कोई भी बुक, कोई भी मैगजीन कंप्लीट करिए, कोई भी हो जाए, सारी बुकें अच्छी हैं, सारे करंट अफेयर ठीक बराबर ही होते हैं, 19-20 रहता है सब में, ठीक है, काम खत्म। फिर जो आता है सबसे बेहतर वो है हिंदी। मैंने बताया हिंदी 60, कुछ नहीं है। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक ज़्यादातर आपके पीवाईक्यू से होते हैं क्वेश्चन। आप इस बार भी लगा के देख लो, सारे पीवाईक्यू ज़्यादातर पीवाईक्यू के होते हैं, क्योंकि नए प्रश्न बनाने का यहाँ पे स्कोप नहीं है। और पीवाईक्यू आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक आपने कोई भी बुक लगा ली, टेस्ट आप दे रहे हो, तो बस 60 में आपके 55 तो फिक्स है ही है। कंपटीशन हो जाएगा फिर, चाहे आप 57 लाओ, 58 लाओ, है ना। तो कुल मिला के पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि यूपीपीएससी या पीसीएस में जितने आए, नहीं। पीवाईक्यू का मतलब है कि यूपी पुलिस में कितने आए हैं, यूपी SSSC के एग्जाम में कितने आए हैं, जो टीचर वाला एग्जाम है उस पर पीवाईक्यू आए हैं, या जो यूपीपीएससी आयोग ने पूछे हैं वो, ये होता है पीवाईक्यू। सभी के पीवाईक्यू आप पढ़ डालो, काम खत्म। और कोई भी एक बुक लगा लो, चाहे वो किसी संस्था की बुक हो सकती है, चाहे वो कोई मान्यता प्राप्त बुक हो सकती है, जैसे हरदेव बाहरी हो गया, वासुदेव नंदन हो गया, PN पांडे हो गया, जो भी है, तो कोई भी एक बुक आप पीवाईक्यू, ठीक है, बस काम खत्म। ये 6 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे कि 55 आपका फिक्स है, आ ही जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें बर्डन नहीं है। ये तो हो गई बात, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, एक एक सब्जेक्ट बता दिया। बात रही स्टैटिक की, एक होता है ना कि स्टैटिक भी आता है, तो स्टैटिक में कुछ नहीं है। जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे
उसी में स्टैटिक आपका निकल के आएगा। स्टैटिक क्या होता है, मान लो आपका राजधानी पूछ लिया तो जियोग्राफी पढ़ रहे हो उसी में आ गया। मान लो आपका कोई नृत्य आ गया तो भाई यूपीजी के पढ़ रहे हो उसी में आ गया। मान लो कोई जनजाति पूछ ली तो जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हो उसमें जनजाति आ गई। यही है स्टैटिक। या कोई करंट अफेयर में कोई खेल है, कोई बुक पूछ लिया करंट की, तो बस यही स्टैटिक है। ठीक है, तो वो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वही आपका स्टैटिक में चला जाता है। जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो स्टैटिक ऑटोमेटिक तैयार होता रहेगा। अब बात आती है हम क्या करेंगे, यूपी रेगुलर क्लासेस। समझिए, पहली बात तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, देखो शुरू से मैं नहीं बताने वाला ना मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन शुरू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा पॉलिटी में मैं आपको जितने भी आयोग बने हैं या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आयोग हैं, उनको मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होता है, क्या काम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी में जो मैंने नहीं कराया है उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं सिंपल से कहूँगा कि सबसे पहले यूपी रेगुलर क्लासेस की आप प्लेलिस्ट में जाइए। जितने भी आरओ या आरओ के जितने भी कराए हुए हैं, चैप्टर हो गए, थ्योरी हो गई, चाहे मैंने पहले आपको एक कराई थी 40,000 MCQ, जब आपका पहले पेपर था दिसंबर में, तो 40,000 MCQ सीरीज कराई थी। इसको आप फिर से देखो एक बार, अगर आप देख चुके हो तो फिर से देखो, नहीं देखा है तो ज़रूर देखो। इसमें मैंने बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसी ट्रेंड के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। जिन्होंने देखा उनको पता होगा। इसको देखो, जितने भी आर के मैंने प्रैक्टिस कराई है, जितनी भी सीरीज चलाई है, उसको आप देखिए अच्छे से, और आना सब वहीं से है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगेगा कि यार ये पढ़ाने लायक है, इसको बताने लायक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो मैं बताऊंगा। वरना मिक्स प्रैक्टिस सीरीज, जिसको मैंने कहा है प्रीलिम्स पार, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ये प्रीलिम्स पार सीरीज, ये प्रीलिम्स पार सीरीज अब चलेगी। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अति संभावित प्रश्न, इन 500 प्रश्नों में अति संभावित प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, रोज कम से कम 15 या 20 प्रश्न, बस इतना आपको करना है बाकी करने के बाद। और अब रेगुलर कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम 8 से 10 घंटे। अगर आप कहीं काम कर रहे हो या कुछ भी, तो आप अपना टाइम निकालिए किसी भी तरह से। अगर आपको क्रैक करना एग्जाम, तो इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने कहा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मैं अपनी सीरीज शुरू करूंगा, 1 अप्रैल से रेगुलर। इसकी PDF या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना, यूपी रेगुलर क्लासेस के नाम से। ठीक, तो 1 अप्रैल से रेगुलर सीरीज रहेगी, कंटिन्यू बने रहना है। जितने भी अभी तक प्लेलिस्ट बन चुकी है आर की, सब देख डालो, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप देखो खुद ही पता लगेगा आपको। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए सीरीज के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।